नमस्कार। उत्तराखंड की इन खास खबरों में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शिष्टाचार से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुए सीपीएस सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी। इसके साथ साथ राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जल्द ही बसों का टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी कर दिए हैं और वहीं इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी जो है वो दूर होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद है वो बहाल होंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बड़ा है और जिसमें से कि 900 बसें रोडवेज की हैं, बाकी अनुबंधित है। बता दें कि कुछ बसें ऐसी हैं जो उम्र पूरी कर चुकी हैं। हालांकि बस खरीद पर प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है, लेकिन रोडवेज जो है वो 2 बार टेंडर निकाल चुका था, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा। अब तीसरी बार 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। वहीं 130 नई बसें आने से गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी जो है वो दूर होगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे धनराज हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा जो 130 नई बसें जो है वो आएंगी, क्या इससे बस सर्विस में बढ़ोतरी होगी या फिर ये बसें जो है वो पुरानी बसेस से रिप्लेस करवाई जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए अभी पर्वतीय क्षेत्र में जो रोडवेज की बसें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है और लगातार यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन पर्यटकों को जब यहाँ पर बसों की सुविधा नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी करके वो अपने घर हो जाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो उसी के देखते हुए कहीं न कहीं सरकार ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है कि 130% नई जो रोडवेज की हैं वो खरीदी जाएंगी और वो बसें सीधी पर्वतीय रूट पर चलेंगी, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र की हो या गढ़वाल क्षेत्र में। तो कहना कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें एक तरीके से कहा जाए कि जो बढ़ोतरी है बसों की, उससे कहना कि परेशानियों का जो सामना यात्रियों को करना पड़ता है वो दूर होगा, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि जब भी यात्री उत्तराखंड आते हैं तो कहीं न कहीं ऐसी महंगी गाड़ियां करने को मजबूर रहते हैं, क्योंकि बसों का सही समय पर उनको नहीं मिल पाती हैं, तो इससे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरीके से 130 बसें नई शामिल करने की बात उत्तराखंड सरकार ने की है, तो कहीं न कहीं एक अच्छा फैसला है और ये यात्रियों के हित में भी होगा और साथ ही स्थानीय लोगों के हित में भी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे उत्तराखंड की पुलिस की। तो बता दें कि साइबर अपराधियों ने उत्तराखंड पुलिस का आधिकारिक जो फेसबुक पेज है उसे भी हैक कर दिया है और इससे हैक करने के बाद अश्लील फोटो लगा दी, जिससे कि विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रोफाइल फोटो बदली गई, लेकिन जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने साइबर सेल को इस प्रकरण की जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि पुलिस के फेसबुक पेज के प्रोफाइल फोटो पर किसी अज्ञात युवती का अश्लील फोटो प्रदर्शित होने लगा। ऐसा होते ही पेज पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। हालांकि ये फोटो जो है वो करीब 3 मिनट तक ही पुलिस के पेज पर रहा, लेकिन तब तक लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। इसके बाद इसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में फोटो को बदल दी और इससे तमाम सवाल जो है वो खड़े होने लगे। पुलिस ने बाद में जो भी फोटो लगाई गई थी उस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी। तो चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे धनराज से। तो धनराज, बताइएगा कि इस प्रोफाइल फोटो को जब बदला गया और एक अज्ञात युवती का फोटो जब इस पर लगाया गया तो क्या प्रतिक्रिया जो है वो पुलिस के डीजीपी, जिस तरह से हमने बात की, अशोक कुमार द्वारा दिया गया?
जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मामला ये उत्तराखंड के अंदर निकलकर सामने आया है कि उत्तराखंड की जो पुलिस की फेसबुक पेज है, उसी की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको बदलकर एक अश्लील फोटोज पर लगा दिया गया और जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। जी और देखिएगा कि किस तरीके से जो क्राइम कहा जाए कि जो अपराधी हैं वो लगातार किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर साइबर क्राइम करते हुए नजर आते हैं कि उत्तराखंड पुलिस को भी वो नहीं बकस रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उत्तराखंड पुलिस की फेसबुक ही उन्होंने हैक कर ली है तो क्या ऐसे में आम जनता के क्या हालात होंगे। हालांकि इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया है और लगभग 2 से 3 मिनट ही ये जो फोटो है अश्लील वो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद तुरंत उत्तराखंड पुलिस ने इसको बदल दिया। और जिस तरीके से देखा जाए कि प्रतिक्रियाएं यदि देखी जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं डीजीपी अशोक कुमार ने इसको संभालते हुए सीधा साइबर क्राइम को इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि साइबर क्राइम किस तरीके से इसकी जांच करता है और कौन लोग इसके पीछे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो किसी से डरते नहीं है और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस की एक बड़ी चुनौती उन्होंने यहाँ पर दे डाली है कि उत्तराखंड पुलिस की जो फेसबुक पेज है उसी को हैक कर लिया है। जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि साइबर सेल किस तरह से कड़ा रुख अपना रहा है, क्योंकि आज की अगर बात करेंगे तो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड जो है वो एक अनदर चैलेंज जो है उसके रूप में सामने आया है, एक चैलेंज के रूप में कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड की बात करेंगे तो लोग वहां पे काफी परेशान है, जहां पर मर्डर्स देखे जाते थे और क्राइम्स चोरी चकारी देखी जाती थी, लेकिन अब जो है ऑनलाइन फ्रॉड्स के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार हम देखते हैं कि चाहे साइबर क्राइम के अपराधी हों या फिर अन्य अपराधी हों, उनको पकड़ने के लिए पुलिस जरूर दावे करती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर क्राइम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अंदर हत्याओं के मामले भी सामने आए थे और साइबर क्राइम के मामले भी लगातार सामने आते हैं। और आप देखिएगा कि साइबर क्राइम जो है लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने के लिए लगातार अभियान भी चलाता है कि किसी को अपना ओटीपी ना दें या फिर किसी के साथ अपनी फेसबुक शेयर ना करें। इस तरह के तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान है वो पुलिस के द्वारा चलाए भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं वो साइबर के ठग हो जाते हैं, यानी ठगी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक नजीर बनकर कहीं ना कहीं डीजीपी अशोक कुमार भी लगातार उनको सलाह देते हुए नजर आते हैं कि वो इस तरह के काम ना करें कि ताकि उनको कोई उनके साथ कोई ठगी हो जाए। और यदि उसके बावजूद भी कोई ठगी हो जाती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्य भी करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि साइबर क्राइम पुलिस हो या फिर एसटीएफ हो लगातार उसके लिए कार्य करती है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में कई ठगी करने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया है, सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन वही अभी भी जो एसटीएफ है या फिर साइबर क्राइम पुलिस है वो लगातार लोगों से अपील करती हुई नजर आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आला कमान के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के आदेश अनुसार जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन का बेहतर अनुभव है, उन्हीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में भेजा जाएगा। अभी की बात करें तो अभी भी महामंत्री संगठन अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सहित कई जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का कार्य जो है वो देख रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव
होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहां दी गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहां पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहां पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नजदीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में महिला स्वाभिमान यात्रा निकाली। बता दें, उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ये कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई। ये जगह महिला स्वाभिमान को लेकर लोगों में जागरूकता दिखी। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जहां यात्रा पहुंची वहां पर लोगों ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार पहल कर रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी कांग्रेस लगातार मांग उठाती रही है। हम लोगों ने जो अंकिता भंडारी के लिए महिला स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली, देवप्रयाग से हम लोगों ने शुरू करी। देवप्रयाग से नई टिहरी, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला होते हुए हम लोग हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ गए। और ये यात्रा लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। और हर व्यक्ति, हर भाई, हर महिला, हर माँ ये जरूर चाहती है कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो। और वो हमको ये बोले हैं इस बार लोग कि इस वक्त जब भी आप हमें बोलोगे, जिस वक्त भी आप बोलोगे, जहां भी आप बोलोगे, हम सब लोग दुगनी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे और अंकिता का न्याय लेके रहेंगे। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और कुछ दिनों बाद सर्दी का सितम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में ठंड से निपटने और गरीब और बेसहारा लोगों के लिए पूरी तरह की व्यवस्था का प्रबंध जो है वो किया जाएगा। जिलाधिकारी की माने तो उनकी ओर से हर बार गाइडलाइन जारी की जाती है और उनका पालन भी किया जाता है। उन्होंने ये बताया है कि पहले ही व्यवस्था पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ रैन बसेरा में पानी, बिस्तर और टॉयलेट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे ठंड होती है वैसे लोग जो बाहर रैन बसेरा इन तरह की व्यवस्थाएं, तो अभी से क्या व्यवस्थाएं, अभी कुछ बोला आपने कि अब ठंड आ रही है, किस तरीके रहेंगे लोग? नहीं, जैसे शीतकालीन जब ठंड का विंटर सीजन चालू होता है तो हमारे यहाँ से गाइडलाइंस भी जारी होती हैं। अलाव जलाना हो, रैन बसेरा हो या कोई भी व्यवस्था करनी हो, उसके लिए हमारे एक सेट गाइडलाइन है जो कि हम जारी करते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आनंद में किया जाता है, फिर सवाल जवाब होते हैं, तो पहले से अगर आप व्यवस्था करके कुछ ऐसी हो? नहीं, इस बार हम लोग अभी प्री मीटिंग कर लेंगे और मेनली रैन बसेरे में बिस्तरों की व्यवस्था और जो वहाँ की पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है वही मेन हमें देखना होता है। इसके अलावा अलाव के लिए जो लकड़ी का इनको प्रोक्योरमेंट करना होता है उसकी व्यवस्था होती है जो हमें देखना होता है। राजधानी देहरादून में बहुत से ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो कि नंबर प्लेट लगाने के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन जो है वो स्वामियों के खिलाफ आरटीओ की ओर से कार्यवाही भी की जा रही है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने इसको लेकर कहा है कि जो भी कमर्शियल वाहन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं या फिर वो सरकारी विभागों में लगाया गया है, सभी जगह नियमों के अनुसार उन्हें पीली प्लेट लगानी जरूरी है। अगर कोई वाहन स्वामी इसकी अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तमाम लोगों की चालान भी काटी जा रही है। बता दें कि आरटीओ देहरादून ने साफ किया है कि गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा है ये कोई मायने नहीं है, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में
तमाम ऐसे कमर्शियल वाहन चल रहे हैं जिनमें कि पीले नंबर प्लेट की जगह पर सफेद नंबर प्लेट लगाए गए हैं, क्योंकि इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया गया है और वहां उनका उपयोग अधिकारी करते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि देहरादून के आरटीओ इस पूरे मामले में काफी सख्त नजर रख रहे हैं। उनकी गाड़ियां टीएडीएस से शुरू होती है, लेकिन व्हाइट प्लेट उन पे लगी हुई है, वो भी दिख रही है सड़कों पर। देखिए, हमारे माध्यम से विभागों को, विभागाध्यक्षों को और राज्य संपत्ति विभाग को बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं कि कृपया वो ये अपनी स्तर से सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी जो उनके द्वारा हायर करी गई हो और उसका उपयोग अगर वाइट प्लेट में किया जाता है तो उसको उसके विरुद्ध क्या कहते हैं हमारे को सूचना दें, हम उसका चालान करेंगे और अपने स्तर से भी वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी वाइट प्लेट में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अगर सड़क पर हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करी जाएगी, इससे क्या अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि हत्या के इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के देवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार देवर ने ही अपनी भाभी की चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस के अनुसार देवर के अवैध संबंधों में उसकी भाभी जो है वो बाधा बन रही थी और इस बाधा को दूर करने के लिए उसने उसकी हत्या की। 20 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राम गली जो है वहाँ पर एक महिला जिसका नाम ममता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई थी। उसके आसपास का सामान भी जिस तरीके से बिखरा था तो लोगों को डकैती के साथ हत्या की संभावना थी और उसको लेकर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर रिजनमेंट भी किया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार जो फॉरेंसिक जो हमारी टीम है उसके द्वारा और हमारे जितने हमारे काम करने वाले यहाँ पर पुलिस पर्सनल हैं उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया था। हालांकि जो घटनाक्रम जिस तरीके से दिखाई दे रहा था वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर हाउस की जो स्थिति थी उसे देख के लग रहा था ये किसी अंदरूनी ही व्यक्ति का काम है। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया और उसकी आज हमने अरेस्टिंग करके उसे जेल भेजा। सर क्या कारण रहा था इसमें? बेसिकली क्योंकि ये रामकिरण और ये ममता का आपस में रिलेशन भी थे, इसको लेके काफ़ी पहले से इस चीज़ को चला आ रहा था। अब बाद में आपस में एक दूसरे पर इनको शक भी हुआ था कि किसी थर्ड पार्टी से रामकिरण का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर थोड़े झगड़े इनके बढ़ गए थे। उसको लेके इनमें आपस में झगड़ा भी हो रहा था लगातार और घर खर्च को लेके भी लगातार कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। उस दिन भी सुबह ये झगड़ा हुआ था जो बाद में एस्केलेट हो गया और उसमें इसके द्वारा उसी महिला की जो चुन्नी है उससे गला दबा के इसकी हत्या कर दी। क्या ममता? अब ये तो खैर इस संबंध में तो खैर मैं खुल के आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उससे भी मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। पर हाँ ये जरूर है कि जो रामकिरण है और ममता के जो रिलेशन थे वो लगभग काफी। उत्तरकाशी में आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। इस दौरान पुलिस नशीले पदार्थ और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है। इस मुस्तैदी के चलते पुलिस ने प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी के एक प्रयास को विफल करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के कब्जे से 308 नग प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी बरामद भी की गई। वहीं वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे जो कि प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। सीओ उत्तरकाशी अनुज कुमार ने बताया है कि तस्कर कांजल की लकड़ी उच्च हिमाचल के आरक्षित वन क्षेत्र से काट कर लाए थे और इसे बेचने के लिए वो सहारनपुर ले जा रहे थे। देखिए, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डूंडा चौकी में आज जो है सुबह के समय हमारे द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी तो तभी एक वाहन जो है उत्तरकाशी की ओर से आते हुए को चेक किया गया तो उसमें जो है प्रतिबंधित काजल की लकड़ी बरामद हुई और करीब 308 नग बरामद हुए जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है और 2 अभियुक्त इसमें
जो है वो लेके आ रहे थे इस लकड़ी को, और हमने वन विभाग को जो है इनके सपुर्द कर दी गई है लकड़ी भी और दोनों अभियुक्तों को भी अग्रिम कार्रवाई है। तो विकासनगर के पहाड़ी गली से शांति धाम जाने वाली रोड, जो कि 2 वर्षों से नहीं बनी थी और जल संस्थान के द्वारा उक्त रोड में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा उक्त रोड को बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि घास के ऊपर घटिया गुणवत्ता का तारकोल बजरी में डालकर बिछाया जा रहा है और तारकोल बिछाते बिछाते ही सड़क जगह जगह से उखड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 वर्ष पूर्व सड़क के निर्माण कार्य की राशि विभाग के पास आ चुकी थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने में विभाग को 1 वर्ष लग गया और अब निर्माण कार्य के नाम पर विभाग जो है वो लीपापोती कर रहा है। बाद इन्होंने पीडब्ल्यू विभाग ने उसका संज्ञान लिया और उसमें काम लगाया, लेकिन अभी कुछ आधे घंटे पहले मुझे ग्रामीणों से सूचना मिली कि जो इस पे माल डाला जा रहा है वो घास पे और बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल इसमें डाला जा रहा है और विभाग की मिली भगत है इसमें। बहुत ही एक तो इन्होंने 1 साल तक उसका भुगतान हो गया था, वो पैसा अपने पास रखा, पता नहीं इन्होंने उसका क्या ब्याज लिया या क्या लिया बैंक के द्वारा या क्या उसे कहाँ पे ये उसको लगाना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे। और यहाँ पे सारे ग्राम समूह भी मौजूद है और आप देखते हैं घास में केवल ऊपर इसे ये जो माल डाला जा रहा है घास के ऊपर। उत्तराखंड की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।